वो जीवन क्या जिसमें संघर्ष न हो, वो सूर्य क्या जिसमें तपन न हो, वो कर्म क्या जिसमें लगन न हो, और वो जन्म क्या जिसका कोई लक्ष्य न हो। नमस्कार, खमागणी, राम राम। मैं रुद्रराज सिंह, वीर भूमि मेवाड़ से इस वक्त शेखावटी का सिरमौर कहे जाने वाले प्रिंस एजुकेशन हब के प्रिंस कॉलेज में आपका आज का होस्ट। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रिंस एजू हब को टॉपर्स की पसंद कहा जाता है, तो आज हम बात करने वाले हमारे कुछ ऐसे ही दोस्तों से जिन्होंने CUET 2023 परीक्षा के माध्यम से इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में सिलेक्शन पाया, फिर भी इनकी पहली प्रायोरिटी बना प्रिंस कॉलेज। और इस पूरी बातचीत में मेरा साथ देंगी मेरी को होस्ट पारुल। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद है जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। CUET एक ऐसा एग्ज़ाम जो हर उस बच्चे की पहली पसंद है जो 12th के बाद कॉलेज करना चाहते हैं। More than 16 lakh students every year register for this exam and only few thousand of them get a chance to enter into prestigious universities like DU, JNU and BHU. Here we have some of our friends who got this chance to join these prestigious universities. Yet they choose Prince College over them. Here I have Sonal. सोनल, आप झुंझुनू से हैं, आपका सिलेक्शन मिरांडा हाउस में हुआ था। नित्या, आप नवलगढ़ से हैं, आपका सिलेक्शन भी मिरांडा हाउस में हुआ था। नीतू, आप भिवानी हरियाणा से हैं, आपका सिलेक्शन लेडी श्री राम कॉलेज में हुआ था। कोमल, आप हनुमानगढ़ से हैं, आपका सिलेक्शन मैत्री कॉलेज में हुआ था। और ये सभी कॉलेजेस इंडिया की टॉप कॉलेजेस मानी जाती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी सोनल आपसे। सोनल, आपका सिलेक्शन मिरांडा हाउस में हुआ था। मिरांडा हाउस जो इंडिया की टॉप नॉच कॉलेज मानी जाती है, जिसकी NIRF रैंकिंग भी 1 है, लेकिन आपने मिरांडा हाउस को छोड़कर प्रिंस कॉलेज में आने का फैसला लिया। तो ऐसी क्या महत्वपूर्ण वजह रही कि आप प्रिंस कॉलेज में आई? सोनल। थैंक यू पारुल। प्रिंस कॉलेज को चूज़ करने की वजह ये थी कि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है और यहाँ का जो डिसिप्लिन है और टीचर स्टूडेंट जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और दूसरा जो UPSC प्लस कॉलेज की जहाँ यहाँ पे फैसिलिटी मिल रही है, जिसके साथ साथ कॉलेज के साथ मैं अपनी 3 साल UPSC की प्रिपरेशन भी कर सकती हूँ, तो मेरा काफ़ी समय भी उससे बचेगा और मैं अपना पूरा हॉलिस्टिक डेवलपमेंट भी कर सकती हूँ। सब कहते हैं कि UPSC एक चक्रव्यूह की तरह है, अगर इसमें एक बार आप फंस गए तो इससे निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और उससे निकलने के लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो वो गाइडेंस आपको प्रिंस कॉलेज में कैसे मिली? जैसा कि आपने कहा पारुल कि आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि UPSC एग्ज़ाम में एक स्ट्रेटजी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर आप तो इसके लिए आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। आपको 3 साल या फिर आप कॉलेज कर रहे हो उसके साथ, या फिर आगे भी आप प्रिपरेशन करोगे UPSC, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए स्ट्रेटजी का। तो मेरी यहाँ पे ऐसी हेल्प हुई कि यहाँ के जो टीचर्स हैं वो इंटरेक्शन करते हैं स्टूडेंट के साथ। जैसे हम बाकी कोचिंग्स में देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं तो टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन नहीं हो पाता, पर यहाँ मुझे ऐसा हुआ कि मतलब टीचर्स स्टूडेंट के साथ अच्छे से इंटरेक्शन भी कर पा रहे हैं। जैसे यहाँ पे डाउट काउंटर्स भी होते हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड है, तो उससे एक प्रॉपर गाइडेंस मिलती है कि किस तरह हमें स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, किस तरह हम हमारे जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो डिसाइड कर सकते हैं UPSC के थ्रू। Here, I want to quote a few lines by Tina Yothers. She said, "You just have to have the guidance to lead you in the direction until you can do it yourself." So UPSC एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपसे कंसिस्टेंसी मांगता है, बिकॉज इट्स अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। सो लाइक देखा जाता है काफ़ी बार बच्चे डीमोटिवेटेड या डिप्रेस्ड फील करते हैं। तो ऐसे टाइम में अगर वो किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन या फिर ऐसा कोई इंसान जिसने UPSC क्लियर की हो, ऐसे दौर से गुजरा हो जिससे आप अभी गुजर रहे हैं, इससे बात करें तो उसको काफ़ी अच्छा महसूस होता है। तो उसके लिए क्या यहाँ कोई सेमिनार वगैरह कराए जाते हैं? जैसा कि आपने कहा कि UPSC में बच्चे कई बार डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं, तो उससे लड़ने के लिए क्या किया, मतलब क्या सेमिनार्स हेल्ड होते हैं। तो प्रिंस में मंथली सेमिनार्स हेल्ड होते हैं जहाँ पे IAS, IPS, IRS और RAS लेवल के ऑफिसर्स हमारे बीच होते हैं, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि उन्होंने अपने प्रिपरेशन के दौरान क्या क्या मिस्टेक्स की जो हमें नहीं करनी चाहिए। साथ में वो अपनी जो खुद ने भी अपनी स्ट्रैटेजी अपनाई होती है वो भी बताते हैं। साथ में जैसे हम काफ़ी सारे UPSC टॉपर्स होते हैं, उनके इंटरव्यू देखते हैं तो वो बताते हैं कि UPSC एक
यूपीएससी में धैर्य रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साथ में आपकी डेडिकेशन और डिसिप्लिन होना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसमें सेमिनार्स हमें काफ़ी मोटिवेट करते हैं, क्योंकि हम जो ऑफिसर्स आए रहते हैं उनकी पर्सनैलिटी को भी देखते हैं और उनकी व्यूज़ भी लेते हैं, और हम अपनी स्ट्रैटेजी में भी उनको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। सो जो एनसीईआरटीज़ होती हैं वो बैकबोन होती है ना सिर्फ यूपीएससी की, आप किसी भी एग्ज़ाम को देख लीजिए, क्योंकि एक तो उनसे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और एक अपने मतलब फाउंडेशन या बेस स्ट्रॉन्ग होता है। तो लेकिन एनसीईआरटीज़ को लेके बहुत डिबेट्स रहती हैं कि कौन सी एनसीईआरटी प्रीफर करे, ओल्ड एनसीईआरटी या फिर न्यू एनसीईआरटी, इंडिविजुअल, कंपाइलेशन, एंड द लिस्ट इज़ एंडलेस। सो व्हाट्स योर स्टैंड ऑन इट? जैसा कि आपने कहा कि एनसीईआरटी बेस होता है, मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो चाहे, बट यूपीएससी में इसको एज ए फाउंडेशन लेते हैं कि अगर आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो पहले आपको एनसीईआरटी से गो थ्रू होना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बेनिफिशियल है। तो जैसा कि आपने पूछा कि ओल्ड एनसीईआरटी वर्सेस न्यू, तो जो ओल्ड एनसीईआरटी होती है वो काफ़ी फैक्ट लोडेड होती है, और जो वहीं हम देखें कि न्यू एनसीईआरटी है वो थोड़े उसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट और जो चेंजेस हो रहे हैं वो आते हैं। तो हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलती है कि हमें अभी जो प्रेजेंट में क्या हो रहा है वो चल रहा होता है। तो इससे हम आंसर राइटिंग स्किल भी हम डेवलप कर पाते हैं, क्योंकि यूपीएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो थिंकिंग बेस्ड आते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें, ना कि फैक्ट्स को। कहा जाता है कि जो यूपीएससी का सिलेबस होता है वो बहुत ही वास्ट होता है, अगर आप हज़ारों किताबें भी पढ़ लो तो कम ही पढ़ती हैं। तो क्या सच में यूपीएससी का सिलेबस इतना वास्ट है? जैसा कि आपने कहा कि यूपीएससी का सिलेबस वास्ट है, हाँ वो वास्ट ज़रूर है, बट अगर आप एक डेफिनेट सोर्सेज को मतलब गेन करते हो, मतलब उस पे ही रहते हो, ना कि अलग अलग कन्फ्यूजन में जाते हो, क्योंकि इसमें एक डायलेमा क्रिएट होता है कि अब हमें कौन कौन से सोर्सेज करने हैं, क्योंकि वो अलग अलग ऑथर्स के होते हैं। तो इससे कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है और वो सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिल पाता आपको कि हाँ मैंने इतना कर लिया, बस वो बहुत है। लेकिन अगर आपने वो कोट भी सुना होगा कि 10 किताबों को एक एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक ही किताब को आप 10 बार पढ़ो, तो वो काफ़ी आपके अंदर क्लैरिटी लाता है। और अगर आप उस चीज़ को बार बार पढ़ोगे तो आपको वो थिंकिंग में भी दिखने लगेगा कि आपको वो समझ आ रहा है। और अगर आप साथ से साथ उसके साथ नोट्स भी बना रहे हो आप अपने उसके, तो वो बहुत ही अच्छे से आपको उसकी गेनिंग पावर भी अच्छी हो जाएगी, और आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम भी क्लियर कर पाओगे अगर आप डेफिनेट सोर्स या फिर एक ही सोर्स को लेकर चलते हो किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की। हाँ, शायद इसलिए कहते हैं कि अच्छी किताबें और अच्छे लोग एक बार में समझ में नहीं आते, उन्हें बार बार पढ़ना पड़ता है। थैंक यू सोनल। प्रिंस कॉलेज, जिसमें राजस्थान के अलावा लगभग 15 से 16 स्टेट्स के स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं में से एक से आती हैं नीतू। हरियाणा, दूध दही का खाना, सुपरहिट हरियाणा। हरियाणा जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ की मिट्टी में ही खेल कूद और जोश है। नीतू ने इससे कुछ हटकर गोल चूज़ करा। सिविल सर्विसेज, जिसकी पूरी जर्नी आपसे धैर्य और संयम डिमांड करती है। नीतू, आपका सिलेक्शन इंडिया के टॉप 10 कॉलेजेस में आने वाले लेडी श्रीराम कॉलेज में हुआ था, फिर भी आपकी पहली प्राथमिकता बनी प्रिंस कॉलेज। तो बताइए इसके पीछे आपके क्या रीजंस थे? थैंक यू रुद्र। मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कहना चाहूँगी कि प्रिंस में आने का मेनली कारण तो ये रहा, जैसे कि मेरी फ्रेंड सोनल ने बताया कि अपन को ग्रेजुएशन के लिए अलग और फाउंडेशन के लिए अलग भटकने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेजुएशन प्लस फाउंडेशन दोनों ही अपने को प्रिंस में अवेलेबल हैं। और एक जो भी एस्पिरेंट होता है वो सबसे पहले जब अपना गोल डिसाइड करता है तो सोचता है कि यार बाहर जाके तैयारी करनी है अब तो सबसे पहले उसके मन में सवाल आता है कि यार कैसा हॉस्टल होगा, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होगा। तो प्रिंस का दोनों ही चीज़ें मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, तो यही कारण रहा मेरे लिए। तो नीतू, जैसा कि आपने बताया कि आप एक हॉस्टलर हैं, तो ऐसे क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स या एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ हैं जो आपको संस्था की ओर से प्रोवाइड की जाती हैं? हॉस्टल फैसिलिटीज़ यहाँ की बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, और कॉलेज में हमारी रेगुलर 6 आवर्स की क्लासेस के बाद हमारी डाउट काउंटर पे क्लासेस होती हैं। वहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स होते हैं, जो भी हमें आंसर राइटिंग होती है या फिर उसके रिगार्डिंग जो भी इशू होता है वो हम सॉर्ट आउट करते हैं। और अगर मैं हॉस्टल की बात करूँ तो हमारा मतलब एक एस्पिरेंट का दिन सुबह से लेकर शाम तक पूरा शेड्यूल रहता है। हेल्थी ब्रेकफास्ट मिलता है, और जैसे एक एस्पिरेंट के लिए उसकी हेल्थ सर्वोपरि होती है,
तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। फिजिकल फिटनेस के लिए जिम क्लासेस, डांस क्लासेस और स्पोर्ट्स का अलग से टाइमिंग रहता है। और एक मैं बताना चाहूँगी कि समय समय पर ऐसा नहीं कि मतलब पढ़ाई को ही ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, कि समय समय पर हमें मूवीज़ भी दिखाई जाती हैं जिससे हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं। और जो मैंने पर्सनली जो मेरा एक्सपीरियंस मतलब मैंने अनुभव किया यहाँ पर प्रिंस में, जो मेरे को और इंस्टीट्यूट से जो इसको खास बनाता है कि अपन देखते हैं कि जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं उनके जो भी चेयरमैन्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो आउट ऑफ कंट्रीज रह रहे होते हैं, पर प्रिंस में ऐसा नहीं है। मैंने हॉस्टल में देखा कि जो वीकली जो हमारी असेंबली ऑर्गेनाइज होती है वहाँ पर प्रिंस के चेयरमैन डॉक्टर पीयूष शुंडा जी, जोगिंदर शुंडा सर हमारे आमने सामने रूबरू होते हैं और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, तो ये प्रिंस को अलग बनाती है सबसे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, यूपीएससी इज़ ऑल अबाउट हाई इंटेलेक्ट, योर थिंकिंग एंड राइटिंग स्किल्स, बट एट द एंड इन द इंटरव्यू व्हाट मैटर्स इज़ योर पर्सनैलिटी, एंड योर पर्सनैलिटी इज़ अफेक्टेड बाय इवन द स्मॉलेस्ट हैबिट यू हैव। तो एज अ होस्टलर जैसे आप रह रही हैं, हाउ इज़ इट अफेक्टिंग योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट? ये आपकी पर्सनैलिटी को कैसे अफेक्ट कर रहा है और इसे डेवलप करने में कैसे आपकी हेल्प कर रहा है? जैसे कि मैंने बताया कि फ़िज़िकल फिटनेस एक्टिविटीज़ होती हैं और इसी के साथ साथ हमें एक मतलब डिसिप्लिनफुल लाइफ होती है हमारी हॉस्टल में भी और प्लस कॉलेज में भी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि जैसे कि आईएएस की लबासना में जो ट्रेनिंग के दौरान जिस डिसिप्लिन में रह रहा होता है ना, ठीक उसी दौरान हमें प्रिंस में रखा जाता है। और कॉलेज में भी डिबेट कॉम्पिटिशन्स और यूथ पार्लियामेंट जैसे एक्टिविटीज़ होती है जो आगे हमें यूपीएससी में सहायता करेंगे। और एक मैं प्रिंस का बताना चाहूँगी कि एक जब अपन देखते हैं कि आज सब युवा सोशल मीडिया का शिकार हैं, पर प्रिंस में ऐसा नहीं है। प्रिंस में सोशल मीडिया से हम दूर रहते हैं और इससे हमारी मानसिक जो मेंटेबिलिटी है वो स्वस्थ रहती है, किसी भी प्रकार की गंदगी प्रवेश नहीं कर पाती। तो हर एक चीज़ के लिए हम पहले से ही तैयार रहते हैं। और लास्ट में मैं 2 पंक्तियाँ बोलना चाहूँगी कि ये बात अलग है कि तुम न बदलो, कि ये बात अलग है कि तुम न बदलो, पर ज़माना बदल रहा है। फूल पत्थर पे खिल रहा है, चिराग आंधी में जल रहा है। फूल पत्थर पर खिल रहा है, चिराग आंधी में जल रहा है। बस यही ख्वाब, यही जुनून मेरा है, वहाँ चिराग जला दूँ जहाँ अंधेरा है। थैंक यू। धन्यवाद नीतू। आपकी आखिरी की इन 2 लाइनों ने बता दिया कि आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट के साथ साथ एक बहुत अच्छी स्पीकर भी हैं। धन्यवाद। नित्या, आपका सिलेक्शन भी मिरांडा हाउस में हुआ था। मिरांडा हाउस जो काफ़ी बच्चों का सपना होता है और आपको वो सपना जीने का मौका मिला, लेकिन फिर भी आपने उस सपने को छोड़कर प्रिंस कॉलेज में आने का फ़ैसला लिया। तो क्या महत्वपूर्ण वजह रही इसके पीछे कि आपने प्रिंस कॉलेज को चुना? नित्या। इसकी पहली वजह तो थी यहाँ की क्लासेस की रेगुलरिटी। अगर मैं डीयू भी जाती तो वहाँ जो पहले से बच्चे हैं उनसे मेरी बात होती है और वो यही कहते हैं कि क्लासेस रेगुलर नहीं आती, कई बार प्रोफेसर्स एब्सेंट होते हैं, कई बार कुछ और वजह होती है। लेकिन प्रिंस में रेगुलर क्लासेस आती हैं और अगर कभी कोई टीचर एब्सेंट भी होता है तो उसकी जगह दूसरा अरेंजमेंट पीरियड लगवाया जाता है, तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होता। हम 6 घंटे कॉलेज आते हैं तो सारे घंटे यूटिलाइज़ होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं वहाँ जाती तो मैं सिर्फ ग्रेजुएशन कर पाती, या तो फिर अगर मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहती तो मुझे अलग से करनी पड़ती। लेकिन यहाँ प्रिंस ग्रेजुएशन के साथ यूपीएससी की तैयारी भी करवा रहा है, जिससे हमारे 3 साल बचते हैं। So UPSC is not a static, but it's a dynamic exam. So you need to keep yourself updated with the current and contemporary issues. So how do you maintain it? How do you keep yourself updated? To be updated with monthly current affairs, we are provided magazine every month, and it includes all the aspects. As you have told that UPSC is a dynamic perspective, it requires a dynamic perspective. So in the same way, we are given that magazine which covers all the dynamics. It includes economic, social, geographical, political conditions going on in our country, going on in the rest of the world as well. So it helps us in it keeps us updated with the currents. Plus it is really a helpful book for government exams as well, because like RPSC conducts exam for RAS, so there were many questions asked in RPSC exam from this book. So it's really helpful for keeping us updated with the current affairs, plus for government exams as well. So here I want to quote a few lines by Mahatma Gandhi. He said that newspaper should be read for the study of facts. They should not be allowed to kill the habit of independent thinking. So the articles in the newspapers are usually of extremist nature.
So how you balance and keep a rational thinking about any topic? Actually, we are guided that how to read the newspaper as well. Like there are many topics in the newspaper which are not even relevant for UPSC syllabus, but still people do read them due to lack of knowledge or whatever the reason is. So to avoid that, to avoid wastage of time, we are already told that what to read and what not to be read. Plus, yes, there are some extremist articles, but we have to read them to gain some knowledge from them, because if they are extremists, so there could be 2 points: either they are supportive to any policy or either they are criticizing that. So we can we can pick those points from it and we can apply it in our answer to enhance the quality. We should not get affected by that, we should not get influenced by those extremist articles, but we can gain that knowledge from them to enhance the quality of our answer. So in long run, like you are doing well in current affairs and you are also reading static portion too. But how do you check your progress? Like whether you are doing well or you are lacking somewhere. So are there any exams or test series for that? Actually, we do have test series. We have weekly tests which are objective in nature. We do have subjective tests as well, monthly tests we do have. So we are preparing for pre and mains together. Plus, we also do have mega talent hunt test, which is like its pattern is based on UPSC paper. So it helps to boost up confidence. Plus, top rankers are given awards to encourage them. So it really helps. Thank you very much, Nitya. तो आगे बढ़ने से पहले मेरे पास कुछ लाइंस हैं जिन्हें मैं हर एक एस्पिरेंट्स को डेडिकेट करना चाहूँगा। वो लाइंस कुछ यूँ हैं कि सपनों में रख आस्था, कर्म तू किए जा, त्याग से ना डर, आलस परित्याग किए जा, गलती कर ना घबरा, गिर कर फिर हो जा खड़ा, समस्याओं को रास्ते से निकाल दे, चट्टान भी हो तो ठोकर से उछाल दे। दिस इज़ फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स आउट देयर। कीप ग्राइंडिंग एंड कीप हसलिंग। तो आइए बढ़ते हैं हमारी अगली सहपाठी की तरफ। हमारी अगली सहपाठी कोमल। कोमल, आप हनुमानगढ़ से हैं। आपका भी CUET 2023 परीक्षा के माध्यम से इंडिया के टॉप कॉलेजेस में आने वाली मैत्री कॉलेज में सिलेक्शन हुआ। फिर भी आपकी पहली पसंद बना प्रिंस कॉलेज। तो बताइए कि आपके इसके पीछे क्या महत्वपूर्ण कारण रहे? थैंक यू रुद्र। मेरा भी मेनली प्रिंस में आने का रीज़न यही था कि यहाँ पे कॉलेज के साथ साथ सिविल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है। जिस प्रकार मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि उनका भी यही बेसिक रीज़न था, उसी प्रकार यहाँ पे जो टीचर है जो हमें प्रोवाइड करवाए जाते हैं उनको भी इंटरव्यू तक का एक्सपीरियंस है। जो गलतियाँ उन्होंने लाइफ में UPSC की प्रिपरेशन के दौरान की थी उनसे हम बच सके, इसलिए वो अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर करते हैं। So here I want to quote Winston Churchill that success is not final, failure is not fatal. It's the courage to continue that counts. सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जामिनेशन जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी सिर्फ तैयारी मात्र करने से आप इंडिया की 50% पॉपुलेशन से ऊपर उठ जाते हैं। इसकी तैयारी करना, इसे एक गोल चूज़ करना, ऑफ कोर्स इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज। तो मेरा क्वेश्चन अगला आपसे यही होगा कोमल कि वाई UPSC एज अ गोल? एक्चुअली जब मैं कोविड-19 के बाद में घर से निकली, यहाँ सीकर आई, तब मैं देश और दुनिया के बारे में भी जानने लगी। तब मेरे टीचर्स ने मुझे गाइडेंस दी, उन्होंने बताया, मेरे पापा ने भी मुझे बताया। फिर पता चला कि IAS, RAS, IFS जैसे भी कोई पद होते हैं जो इंडिया के सबसे टॉप हाईएस्ट जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसको संभालते हैं। इसलिए मुझे भी इसमें इंटरेस्ट आने लगा और इसके बारे में मैंने सर्च किया, इसलिए मैंने ये गोल चूज़ किया। तो कोमल, जैसा कि आपने बताया कि प्रिंस कॉलेज का ग्रेजुएशन मेथड कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपकी 3 साल की ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको UPSC का सिलेबस भी कवर करवाया जाएगा। तो व्हाट डू यू थिंक कि आप ग्रेजुएशन के बाद या उसके 1 साल बाद जब भी आप एग्ज़ाम देंगी, हाउ मच दिस मेथड एंड दिस कोर्स कवरिंग टेक्निक विल अफेक्ट यू या विल हेल्प यू? आप दूसरे एस्पिरेंट से एक स्टेप कैसे आगे रहेंगी इस टेक्निक के थ्रू? अभी जो बच्चे हैं जो ओनली ग्रेजुएशन कर रहे हैं और एक मैं जो ग्रेजुएशन के साथ ही सिविल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में लग गई, तो ये तो बेसिक सी बात है कि मैं उनसे हमेशा इस दौर में आगे रहूँगी और इसके साथ ही जो मेरा UPSC का बेस है वो उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और मेरा इंटेलेक्चुअल लेवल भी उनसे ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। और जब भी मैं
3 साल के बाद जब इस एग्ज़ाम को देने बैठूंगी और जो अभी तो तैयारी करने में नहीं लगे हैं, जो कॉलेज के बाद से तैयारी करने में लगेंगे, उनसे मेरा नॉलेज भी ज़्यादा होगा। Thank you, Komal. Thanks for your answer. Thank you everyone. So there are many students who failed either in CUT exam or in any other exam. So I just want to say them that what you did before doesn't matter. What actually counts is what you will be doing in your future. So let's have a fresh start. Once again, thank you everyone for joining over on this discussion. And to all our viewers, keep studying and working hard, and success will surely be yours. Thank you.